Hello students, good morning once again. And I'm going to tell you one thing that many people thinks that English is a professional language and it is very useful to grow professional. As a professional, we have to learn English. ऑफिशियल वर्क्स जितने भी होते हैं उसको कहीं ना कहीं इंग्लिश में किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप कहीं पहली बार इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं तो आपके साथ मार्कशीट के साथ साथ एक और पेपर जाता है जिसको आप रेज्यूमे, बायोडेटा या सीवी के नाम से जानते हैं। बात आती है सर ये रेज्यूमे, बायोडेटा या फिर सीवी होता क्या है। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट रेज्यूमे राइटिंग। रेज्यूम मीन्स व्हाट? Resume writing has three sections. First of all, resume. Second one is biodata, and third one is CV. Resume is what? Resume की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर होता है कि जब आप एक फ्रेश स्टार्ट करने जा रहे हो। तो फ्रेश स्टार्ट का मतलब क्या होता है? जब आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता, आप न्यूली कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप जो बनाते हो उस फॉर्मेट का नाम रेज्यूमे है। इसीलिए इसे फॉर फ्रेशर्स यूज किया जाता है। फ्रेशर्स का मतलब क्या होता है? जिसको कोई वर्क एक्सपीरियंस ना हो। सेकेंड वर्ड इज दैट बायोडेटा। बायो से समझ में आ ही रहा होगा बायो क्या होता है, और डेटा तो एक प्रकार से क्या होता है? डेटा, जानकारी। तो बायोडेटा का मतलब क्या? जिसमें पैतृक जानकारी हो। जैसे बायोडेटा को होलसेल आप कह सकते हो समरी। बायोडेटा क्या होता है? एक समरी होती है। अच्छा, इसका यूज कहां होता है? यूज फॉर मैरिज प्रपोजल और प्रोवाइडिंग पर्सनल इन्फो। इन्फो मीन्स इंफॉर्मेशन टू द अदर पीपल। ठीक है। बायोडेटा का यूज ज्यादातर जब हम कहीं, आजकल का जो सिनेरियो है, समय बचाने के लिए हम करते क्या है? पहले लोग कुंडलियां बेचते थे। भाई किसी व्यक्ति की किसी से शादी होने वाली होती थी तो लोग कुंडलियां मंगवाते थे और उनसे चीजों को मिलान करते थे। आज भी वही काम है, नाम बदल गया है। नाम उसका बायोडेटा है। ये मैरिज प्रपोजल के लिए भेजा जाता है। अच्छा, इसमें जो पूरी जो जानकारी होती है वो फैमिली बैकग्राउंड की होती है। यहाँ पर जॉब का कोई ऑप्शंस नहीं, मतलब जॉब के लिए चूंकि अप्लाई नहीं होता, इसीलिए इसमें एक चीज मिसिंग होगी, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि जब हम किसी संस्था को ज्वाइन करते हैं तो संस्था भी ये जानना चाहती है कि हम संस्था को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स, जो कि रेज्यूमे में होगा बट बायोडेटा में नहीं होगा। तीसरी बात करते हैं जो कि है किसकी? सीवी की। सीवी को इंग्लिश में बोले तो करिकुलम विटे। अच्छा, करिकुलम विटे होता क्या है या फिर वाइटे होता क्या है? करिकुलम वाइटे उन लोगों के लिए है जिन्होंने किसी संस्था में कुछ समय के लिए काम किया। संस्था में काम करने के बाद इनके पास होता है एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं। एक्सपीरियंस्ड पीपल। एक्सपीरियंस पीपल का मतलब हो गया, साफ साफ है कि करिकुलम वाइटे उनके लिए होता है जो किसी संस्था में जुड़कर कुछ समय वर्क करते हैं और वहां से एक वर्किंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी इनके पास होता है। तो तीनों के बीच का जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बेसिकली बता दिया है। आज मैं बताऊंगा रेज्यूमे लिखते कैसे हैं। ठीक है, और इससे आपको तीनों का लिखने का जो फॉर्मेट है वो आपको लगभग जानकारी हो जाएगी। फिर से एक बार देख लीजिए, रेज्यूमे किसके लिए होता है? फॉर फ्रेशर्स, जिसके पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस ना हो। बायोडेटा किसके लिए होता है? जस्ट फॉर समरी, और ये आपकी पर्सनल इंट्रो के लिए होता है जब आप कभी मैरिज प्रपोजल के लिए जाते हो। अगला है सीवी, जो कि करिकुलम वाइटे कहलाता है, वो एक्सपीरियंस पीपल के लिए होता है। ये फ्रेशर्स नहीं होते, इन्होंने कंपनी में, संस्था में ऑलरेडी काम किया होता है। आइए शुरू करते हैं रेज्यूमे राइटिंग। आज मैं जो टॉपिक कवर कर रहा हूँ ये उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है जो किसी प्राइवेट फर्म या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं। जॉब की जो सबसे
बड़ी जो प्रायोरिटी होती है वो होती है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। साफ है कि जब आपका एक पहला इंप्रेशन अच्छा होता है तो लास्ट इंप्रेशन भी अच्छा ही माना गया है। ये एक कहावत है, कहावत ऐसे ही नहीं बनी। साफ है, अगर एक व्यक्ति इन लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए बैठा है, वो उससे केवल उससे ये पूछता रहे कि भाई आपके माँ पिता का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है, आपने क्या पढ़ रखा है, तो नो डाउट उसको बहुत ज़्यादा समय वेस्ट करना पड़ेगा। उस समय की वेस्टेज को कम करने के लिए एक प्रोसेस है जिसमें आपका जो पर्सनल इंट्रो है पहले से ही दिया होता है। उसको बस आपसे मतलब उसको आपसे जो काम लेना है उससे रिलेट करता हुआ कुछ क्वेश्चंस वो कैरी करता है। जो चीज़ें आपने उसमें मेंशन कर रखी हैं वो एग्जैक्ट होनी चाहिए, सही नेचर की होनी चाहिए, जिससे आप चीज़ों को वेल मेंटेन होकर बता सकें। आइए शुरू करते हैं रेज्यूमे राइटिंग। बात करते हैं सर रेज्यूमे राइटिंग की, तो हाउ टू राइट रेज्यूमे, रेज्यूमे लिखते कैसे हैं। एक प्रोफेशनल को जरूर आना चाहिए रेज्यूमे खुद लिखना। ये नहीं कि हम साइबर कैफे पे गए और टाइप करा दिया, ऐसा नहीं। एक प्रोफेशनल को चाहिए कि वो अपना रेज्यूमे खुद लिखे। उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है नेम। नेम लिखने के बाद आप अपना एड्रेस मेंशन करेंगे। एड्रेस में जो भी चीजें होंगी मैं अभी एक फॉर्मेट के थ्रू आपको बता दूंगा। फिर आता है ऑब्जेक्टिव। साफ है, ऑब्जेक्टिव आप जिस संस्था में गए हो या फिर जिस संस्था में काम के लिए आप गए हो वो भी जानना चाहती है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस उद्देश्य के तहत हमारे यहाँ आए हो। दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को कैसे लिखना है मैं एग्जाम्पल देकर आपको बता दूंगा अभी। फिर चौथा पॉइंट है वो है एक्सपीरियंस। मैंने साफ साफ बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो सीवी होता है उसमें एक्सपीरियंस को मेंशन किया जाता है। जो फ्रेशर्स होते हैं उनके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता, इसीलिए मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया है। यानी कि जब आप सीवी मेंशन कर रहे होते हैं या फिर सीवी को मेंटेन कर रहे होते हैं तो एक्सपीरियंस अपना जरूर डाल दें कि आपने किस संस्था में कितने समय तक काम किया। अगला जो आपका टॉपिक है वो है क्वालिफिकेशन। इससे फर्म को ये जानकारी मिल जाती है कि जो बंदा है वो वेल क्वालिफाइड है या फिर उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन के भी दो सेक्शन होते हैं, एक वो जो आपने अपने विद्यालय या कॉलेज में ज्वाइन करके पाई हो और दूसरा वो आईटी स्किल्स। आज का जो पूरा जैसे कह सकते हैं जो मॉडर्नाइजेशन है या फिर जो दुनिया है वो पूरी तरीके से कंप्यूटराइज हो चुकी है, तो आईटी स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। कोई भी संस्था किसी व्यक्ति को हायर करने से पहले ये जानना चाहती है क्या उसे आईटी यानी कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है या नहीं। फिर अगला जो टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स का मतलब इसमें देखिए क्वालिफिकेशन हो गई, आईटी स्किल्स हो गए। अचीवमेंट वो होता है जो आपने किसी पर्टिकुलर फील्ड में पाया हो, जैसे ताइक्वांडो। ताइक्वांडो इज व्हाट? ए करिकुलर एक्टिविटी। सर हम ब्लैक बेल्ट हैं, दैट इज व्हाट योर अचीवमेंट। या फिर कहीं पर आपने अपने आप को साबित कर रखा हो, दैट इज कॉल्ड अचीवमेंट। आप उसे भी मेंशन कर सकते हो, सर आई एम गोल्ड मेडलिस्ट इन दिस फील्ड, इस तरीके से। अगला है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब आपकी जो पावर है यानी कि आपकी जो शक्ति है वो मेंशन करिएगा। कभी भी रेज्यूमे में वीकनेस मेंशन नहीं की जाती है, ठीक है। अगर बाई चांस सामने वाला आपकी वीकनेस पूछ भी ले तो उसको इस तरीके से शो ऑफ करना होता है कि जो चीजें यानी कि जो आपकी वीकनेस है वही आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। कैसे बताना है या फिर कैसे इस चीज को मेंशन करना मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। फिर अगला टॉपिक है वो है लैंग्वेजेस नोन। आप कौन कौन सी भाषा पढ़ और लिख लेते हैं ये आपको मेंशन कर देना है। फिर हॉबीज। अच्छा ध्यान रहे हॉबीज को हल्के में मत लीजिएगा। हॉबी आपकी क्या है अगर आपने सही मेंशन कर रखा तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज यहीं पर सबसे बड़ी चूक हो जाती है। लोग मेंशन कर देते सर आई लाइक रीडिंग बुक्स। नो डाउट अगर आप रीडिंग बुक्स यानी कि आप रीड बुक करते हो तो आप कोई ना कोई बुक पढ़ते रहते होंगे। पता चला आप कभी किताब पढ़ते ही नहीं हो, आपने लिख दिया रीडिंग बुक्स, नो डाउट इस क्वेश्चन में आप फंस ही जाओगे। फिर आता है लास्ट में पर्सनल डिटेल।
पर्सनल डिटेल में आपको बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाना है, आपको केवल कुछ टॉपिक्स को ही कवर अप देना है। एक है फादर्स नेम, बहुत अगर जरूरी है, आपको जरूरी ही लगता है तो नो डाउट फादर्स नेम के नीचे मदर्स नेम भी दे सकते हैं। अदरवाइज आपका डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका जेंडर क्या है, नेशनैलिटी क्या है, फिर लास्ट में जो प्लेस और डेट है इसको कहां मेंशन करना है मैं आपको बता दूंगा। एटलीस्ट आपका एक सेक्शन सिग्नेचर का होगा जहां पर आप अपना सिग्नेचर भी मेंशन करते हो कि आई एम मनीष कुमार मौर्य। ठीक है, आइए एक फॉर्मेट लेते हैं और इस फॉर्मेट के तहत हम जानने का कोशिश करते हैं कि रेज्यूमे राइटिंग होती किस प्रकार से। रेज्यूमे का फॉर्मेट क्या है वो मैं एक एक करके डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, रेज्यूमे आपको टाइटल ले लेना है, फिर आपको अपना नेम मेंशन करना है। नेम हमेशा पेज के लेफ्ट साइड में करिएगा और राइट साइड में उसी के जस्ट सामने जहां आपने नेम लिखा उसके सामने हेडिंग पड़ जाएगी एड्रेस। एड्रेस में क्या क्या चीजें होती है वो देख लीजिए। सबसे पहले आप जिस गली मोहल्ले या गांव में रहते हैं वो आप लिख दीजिएगा विद हाउस नंबर। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट यानी कि किस जिले से है, फिर उसका पिन कोड होना चाहिए उसमें, क्योंकि ये कंप्लीट एड्रेस कहलाता है। उसके बाद अगर देखिए आपकी एड्रेस में एक चीज और आज का जो जमाना है उसके हिसाब से चले तो सेल नंबर जरूर मेंशन करिए, क्योंकि ये भी आपका एक प्रकार से एड्रेस ही है। फिर आपको चूंकि डिजिटल दुनिया में है आप, तो आपका एक ईमेल आईडी होना चाहिए जो कि एक प्रोफेशनल आईडी होनी चाहिए। प्रोफेशनल आईडी का मतलब क्या, वो आपके नाम से बनी होनी चाहिए। ठीक है, और उस आईडी को आप मेंशन करिए और हमेशा प्रोफेशनल आईडी का यूज करिए। ठीक है, तो आपके जो पहले आपने नेम मेंशन कर दिया, फिर आपने एड्रेस मेंशन कर दिया। एड्रेस के बाद जो टॉपिक आता है वो है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मैंने साफ साफ कहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल है ऑब्जेक्टिव को लिखना, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव आप लिख लेते हो इसको आप खुद लिखें, क्योंकि जब आप किसी को कॉपी की हुई ऑब्जेक्टिव को लिखते हैं तो आपको कोई जानकारी नहीं होती कि इसकी मीनिंग क्या है या ये क्यों आपने इस ऑब्जेक्टिव को लिखा। तो आइए मैं अपना ऑब्जेक्टिव आपको लिखकर बता देता हूं, उसके बाद आप खुद अपना ऑब्जेक्टिव आप स्वयं लिखें। यहां पर आप मेरा कभी भी कॉपी नहीं करें। ध्यान रहे आपको ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपका कंपनी या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति आपका समर्पण दिखाता हो, डिवोशन दिखाता हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना ऑब्जेक्टिव आपके सामने रखा, आई हैव टू ज्वाइन ए बिग कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन गेट ए गुड प्लेटफॉर्म। In this way, I want to implement all my skills for the growth of the company. साफ है कि मैंने अपना डिवोशन अपने कुछ शब्दों में 2 से 3 लाइनों में अपना ऑब्जेक्टिव लिख देना है। ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा हो अगर आपको जरूरी है तो 3 से 4 लाइनें। जैसे ध्यान दीजिएगा मैंने लिखा क्या है उसको पहले एक बार समझ लीजिए। मैं ज्वाइन करना चाहता हूं एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन वो संस्था होती है जो सहयोग पर काम करती है, एक दूसरे के कॉर्पोरेशन पे काम करती है। यानी कि आप ऐसे इसे मोटा मोटा समझ लीजिए, मैं एक संस्था ज्वाइन करना चाहता हूं या फिर मैं आपकी संस्था ज्वाइन करना चाहता हूं और मैं जानता हूं वेयर आई कैन गेट, जहां मुझे मिल सकता है एक अच्छा प्लेटफॉर्म। मैं साफ साफ है अपने ऑब्जेक्टिव के थ्रू ये बताना चाहूंगा कि आपकी कंपनी वह प्लेस है जहां पर मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है। प्लेटफॉर्म मिल सकता है, प्लेटफॉर्म क्या होता है, जहां पर इंसान ग्रो करता है, यानी कि एक पोस्ट जिसको आप कह सकते हो, दैट इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म। इस तरीके से मैं क्या करूंगा, मैं चाहूंगा कि इंप्लीमेंट कर दूं। इंप्लीमेंट का मतलब होता है सुधार कर देना अपनी स्किल्स में, मतलब जो मुझे आता है उसमें और मैं सुधार करूंगा जिससे मैं ग्रोथ कर पाऊंगा किसकी, कंपनी की। साफ है कंपनी क्या चाहती है, अपनी ग्रोथ। अगर आपके ऑब्जेक्टिव से उसे लगता है कि आप उसकी कंपनी की ग्रोथ के लिए काम करना चाहते हैं, नो डाउट आप इंटरव्यू का जो पहला फेज है अपने ऑब्जेक्टिव के थ्रू ही पास कर लेते हैं और आगे का इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी बेस्ड होता है और आपसे पूछा जाता है आपसे पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके आगे जो
जैसे ऑब्जेक्टिव हो गया, जो आगे की डिटेल्स है उनसे निकाले जाते हैं क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है आपका क्वालिफिकेशन। अब ये क्वालिफिकेशन लिखते कैसे, ध्यान रहे, आपको दिख रहा होगा मैंने एमए को पहले मेंशन किया है, बाद में बीए को मेंशन किया है। हमेशा क्वालिफिकेशन डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है जो आपने रिसेंट पाया है उसको पहले लिखेंगे और उसके पहले वाली बाद में। तो रिसेंट में मुझे एमए की डिग्री मिली थी तो मैंने लिख दिया एमए। जरूर लिखिएगा क्योंकि ये एक सब्जेक्ट से होता है तो सब्जेक्ट को स्पेसिफाइड कर दीजिए, फ्रॉम बीएचयू। बहुत सारे लोग बीएचयू की जगह पर अपने कॉलेज का नाम मेंशन करने लगते हैं। ये सबसे बड़ी फॉल्ट मानी जाती है क्योंकि साफ साफ है जितनी भी स्कूल होते हैं या फिर कॉलेजेस होते हैं वो किसी न किसी संस्था से अटैच्ड होते हैं। आपको संस्था का आइडेंटिटी लिखनी है, साफ है, आइडेंटिटी संस्था की होती है ना कि उन कॉलेज और स्कूल की होती है। तो बीएचयू से इन 2012, फिर बीए सेम प्रोसेस है, बीए फ्रॉम बीएचयू इन 2010। अच्छा, बीएचयू का फुल नेम भी लिख सकते थे, और चूंकि अगर नाम काफी बड़ा है तो उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना। जो अच्छा लिखे, अगर नाम काफी बड़ा है तो उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, क्योंकि ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज या फिर जितने भी बोर्ड हैं वो अपना इतना तो नाम बनाए हुए हैं कि इससे भी उनकी आइडेंटिटी आसानी से पता चल जाती है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन को दो स्तर पे तोड़ दिया गया है। एक जो शिक्षा का निचला स्तर है, ये हायर क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन होती है हायर क्वालिफिकेशन के लिए कहा जाता है, ठीक है। आप सबसे पहले उसके बाद जो आपका जो संस्थागत शिक्षा है उसे एकेडमिक कहते हैं, जैसे इंटरमीडिएट फ्रॉम यूपी बोर्ड इन 2012। और अगर आपको कुछ मेंशन करना हो तो आप विद परसेंटेज भी लिख सकते हैं, विद 48% या फिर विद 60%, जो कुछ भी लिखना है आप मेंशन कर सकते हैं। हाई स्कूल फ्रॉम यूपी बोर्ड इन 2005। आपने देखा होगा जो कुछ भी मैंने लिखा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले मैंने एमए लिखा है, बीए लिखा है, इंटरमीडिएट, देन हाई स्कूल। क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने के बाद आप अपनी आईटी स्किल्स की जानकारी जरूर दे दीजिए, जैसे एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस क्या है? एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है जो कि ऑफिस के काम में मदद करता है। C++ एक लैंग्वेज है, HTML भी एक लैंग्वेज है, एक कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज है जो वेब पेजेस को डिजाइन करने में मदद करती है। उसके बाद OS इंस्टॉलेशन, ये सब आईटी स्किल्स का पार्ट है। आपको जो आता होगा केवल वो मेंशन करना है, ये नहीं कि आपने देखा और कॉपी कर दिया, ठीक है। आप एमएस ऑफिस को इस तरीके से भी लिख सकते थे, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एमएस एक्सेस, एक्सेल, अगर आपको उनकी जानकारी है तो। फिर है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया। और अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे आपने आईटीआई से कोई सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा है या फिर पॉलिटेक्निक से कोई सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा है, तो आप उसमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में मेंशन कर सकते हैं। कभी कभी बहुत सारे लोग छोटे छोटे टर्म्स, छोटे छोटे प्रोग्राम्स किसी अदर यूनिवर्सिटी या फिर किसी संस्था से ज्वाइन कर प्राप्त कर लेते हैं, जो कि आपकी क्वालिफिकेशन का हिस्सा नहीं होती, वो क्या कहलाती है? प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। आप उसको भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। आपने स्पीकिंग सीख रखी है किसी संस्था से, वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें तो लैंग्वेजेस नोन, जो भी लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है वो लिखना और पढ़ना। अगर आपको लिखना आता है, बोलना नहीं आता, तो भी आप मेंशन कर सकते हैं रीडिंग एंड राइटिंग करके। अदरवाइज अगर आप बोल भी लेते हैं और लिख भी लेते हैं, ठीक है, तो आप केवल अपनी लैंग्वेज को ही मेंशन कर दीजिए, काफ़ी है। हॉबी वो हो जो आपकी खुद की हो, ओरिजिनल होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। फिर अगला है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ भी वो जो आपकी हो, जैसे लाइक पंचुअल। पंचुअल का मतलब हो गया हम समय के पाबंद हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब हो गया नो डाउट हमें कोई भी काम दे दिया जाए, हमारे अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, काम पूरा कर सकते हैं। फिर पर्सनल डिटेल में आपको केवल इन बातों को मेंशन करना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, DOB। फादर्स नेम में आप अपने पिता का नाम लिख दीजिएगा, मदर्स नेम में अपनी माता का नाम, DOB आपकी होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस
कहाँ के निवासी हैं यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, डेट किस डेट में आपने संस्था में अप्लाई किया वो डेट आप उस दिन डालिएगा। सिग्नेचर में आप ऑलरेडी यहाँ पर अपना नाम कंप्यूटर से या टाइप करवा कर पहले से ही मेंशन करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ऑर्गेनाइजेशन आपका सामने ही हस्ताक्षर करवा लेती है यानी कि सिग्नेचर करवा लेती है। इस प्रकार से देखा जाए जो रेज्यूमे राइटिंग यानी कि रेज्यूमे का जो फॉर्मेट था मैंने एक एक करके आपको बता दिया है कि किस प्रकार से रेज्यूमे लिखते हैं। अगर मान लीजिए सर हमें रेज्यूमे की जगह पर बायोडेटा लिखना होता तो भी आप उसमें केवल ऑब्जेक्टिव नहीं लिखेंगे। जब आप सीवी की ओर जाएंगे यानी कि करिकुलम वाइटे की ओर तो उसमें एक बात और बढ़ जाएगी दैट इज कॉल्ड वर्क एक्सपीरियंस। और अगर देखा जाए तीनों में वैसे तो बेसिक डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आई होप इट विल हेल्प यू to grow up as a professional. So like and share this video as much as you can. Jai Hind.